दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम दो करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। पहला है हमारा यूनिफाइड पेमेंट स्कीम यूपीएस और दूसरा है आरबीआई का यूएलआई यानी कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो दोनों क्या है आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पे। चलिए देखते हैं। ये दोनों करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट सिविल सर्विसेज हो या इंटरव्यू हो, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखते हैं पहला यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम क्या है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने की एक स्पष्ट मंजूरी दी है। और ये जो स्कीम है आपका लगभग जो है 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अभी बस इसे मंजूरी दी गई है, लागू नहीं किया गया है। लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सेंट्रल का स्कीम है। ठीक है, राज्यों के लिए जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट करें, है ना। वो स्वैच्छिक है, अगर चाहे तो राज्य से लागू कर सकते हैं। बाकी ये केंद्र सरकार की योजना है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, है ना, उनके लिए ये स्कीम है। ठीक, तो ये है क्या, देखते हैं इसमें। देखिए, तो पहले जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम था, उसके बाद फिर न्यू पेंशन सिस्टम लाया गया और उसमें फिर जो है केंद्र सरकार कुछ अंशदान करती थी और जो कर्मचारी है उसके खाते से कुछ अंशदान दिया जाता था, कंट्रीब्यूशन। तो उसी को जो है नया इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें थोड़ा चेंजेस करके इसको नया नाम दिया गया है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। तो इसमें अंशदान की बात करें हम, तो अंशदान देखिए, जो कर्मचारी है वो वेतन का 10% देगा। और गवर्नमेंट भी जो है पहले 10% देती थी, इसी को बढ़ा के जो है वो 18.5% कर दिए, है ना। देखिए, पहले भी गवर्नमेंट जो है 10% देती थी और जो कर्मचारी है उसके खाते से भी 10% जाता था, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसमें 8% और बढ़ा दी है अपना कंट्रीब्यूशन, यानी गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 18.5%। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, इसी को नाम दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा अपने को, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो जाएंगे? तो इसमें उन लोग शामिल होंगे जिनकी ज्वाइनिंग जो है 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनकी ज्वाइनिंग जो है 1 जनवरी 2004 के बाद जो हुई है, उनमें जो है उन लोग के पास ये वाला ऑप्शन रहेगा कि वो इसको ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, कुछ वो देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पहले 12 महीनों का औसत मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। क्या बोला इन्होंने? देखिए, मान लीजिए किसी की सैलरी जो है 50,000 है, ठीक है, मंथली। तो ये 50,000 मंथली है, तो 12 महीने में जितना इसका औसत निकलेगा, ठीक है, 12 पंचे 60, यानी कि ये 6 लाख करीब हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसका जो है औसत हम निकालेंगे, इसके औसत इसका निकालेंगे तो इसका जो है 50% आपको दिया जाएगा। ठीक है, 50% दिया जाएगा, इस सैलरी का जो है 50% दिया जाएगा। ठीक, तो इसको इस तरीके से निकाला जाएगा। अच्छा, इसमें शर्त क्या है कि कर्मचारी की न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा अवधि पूरी की हो और कम अवधि तक अगर नौकरी किया है तो उसका पेंशन भी जो है कम बनेगा। ठीक है, और मिनिमम कितना है इसमें? कम से कम आपको 10 साल की नौकरी करना ही है। अगर आपको 10,000 का पेंशन पाना है तो कम से कम आपको 10 साल की नौकरी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो 10 साल की नौकरी कम से कम होनी चाहिए, तो फिर आपको न्यूनतम जो है 10,000 का पेंशन आपको मानसिक मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए जो है सरकार जो है 800 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी सरकार को। और अगर पहले साल, अगर नेक्स्ट ईयर जैसे दी कि 2025 में 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा, तो उस टाइम सरकार को लगभग 6,250 करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या था? यूपीएस, यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जाना। तो देखिए, आपको इसको क्या याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी कभी भी आपको एक बेस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बताइए यूपीएस क्या है और ये फीचर्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ये कंप्लीट एक इंटीग्रेट करके क्वेश्चन आएगा इकोनॉमी में कि
भुगतान व्यवस्था कैसी है भारत में, और इससे क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, सरकारी क्या योजनाएं हैं, तो इसको एक आयाम के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आता है। बात करें इंटरव्यू और स्टेट पीसीएस सर्विस ये सब में, तो वो सब एग्ज़ाम के लिए जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। खासकर इंटरव्यू के लिए आपको याद रखना ही चाहिए इसको, क्योंकि जो लोग अभी जैसे स्टेट सिविल सर्विस छत्तीसगढ़ का है, सीजीपीएससी का है, तो वो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। दूसरा है यूनिफाइड पेंशन, यूनिफाइड ये जो है, अच्छा इसका कंक्लूजन हमने नहीं देखा है, कंक्लूजन देख लेते हैं। तो देखिए इससे कंक्लूजन क्या होगा, जो पुरानी पेंशन थी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, दोनों के बीच जो है एक समाधान निकालने का रास्ता इसे बताया गया है। ठीक है, दोनों के बीच एक तरह से एक तालमेल करने की कोशिश की गई, एक सब बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके क्या होगा कि तयशुदा जो रकम थी, रिटर्न जो है इसमें कर्मचारियों को ज़्यादा मिलने का चांसेस है। ठीक है, कर्मचारियों को रिटर्न इसमें ज़्यादा मिलेगा, ऐसी बात की जा रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन के रूप में ऐसा बोल सकते हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया था, तो उस दोनों के बीच तालमेल के लिए यूपीएस जो है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ये जो है आपका बीच का रास्ता हो सकता है, ऐसा करके हम कंक्लूजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट लैंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसा कि आप जानते हैं, लैंडिंग जो है उधार, जैसे यूपीआई आया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूपीआई जब आया था भीम एप्लीकेशन, और वो 2016 के टाइम पे, तो उस टाइम देखेंगे पेमेंट जो भुगतान प्रक्रिया है उसमें काफ़ी रेवोल्यूशन आ गया। अब एकदम मजाक सा हो गया ये, है ना, हम कभी भी जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, स्कैन करते हैं क्यूआर को, और पेमेंट हो जाता है। तो वैसे ही उसी के तर्ज पे क्या हम लोन दिला सकते हैं लोगों को, है ना, लोन के लिए जो है इसको लाया गया है, तो इसे याद रखेंगे, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ठीक है, तो आरबीआई ने राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है इसके लिए। और ये क्या है, इसको मैं आपको चर्चा करता हूँ। देखिए हमारे देश में डिजिटाइजेशन ये सब बढ़ा है, तो उधार देने की जो प्रक्रिया है बैंकों में काफ़ी कागजी होती है, और काफ़ी एक प्रक्रिया होता है, काफ़ी पिचकाट सा होता है। तो उस प्रक्रिया को आसान करने के लिए क्या हम जैसे जिस भी पेमेंट कर रहे हैं उसी तर्ज पर क्या हम लोन भी दे सकते हैं लोगों को, ऐसा आरबीआई का विचार है, और उसे पायलट प्रोजेक्ट में ये सब जो है ट्रायल वेल कर चुके हैं। तो इसी को जो है आगे एक प्लान के तहत वो लॉन्च करने की सोच रहे हैं, ठीक है, देश में। तो देखिए क्या है कि ये जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है, ये क्या है, इसमें व्यक्ति की अनुमति के आधार पर डिजिटल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया जाएगा, है ना, जितने भी जमीन के रिकॉर्ड होंगे, डेटा प्रोवाइडर्स होंगे, है ना, कंपनियों का डेटा होगा। ठीक है, छोटे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लोन देने के समय में जो है इससे कमी आएगी। ठीक, इसके बारे से अगर मैं बताऊं तो देखिए ये कर्ज देने में आसानी होगा इससे, है ना, लागू होने के बाद इसमें क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है लोन के क्षेत्र में। और ये जो है इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को हम ऋण, जैसे छोटे मोटे उद्योग हैं, ग्रामीण वाले लोग हैं, तो उन लोगों को हम ऋण प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो गैप है मार्केट में लोन न मिल पाने की वजह से कई लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी जो चुनौतियाँ आती हैं वो सबको हम टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है, इसको आपको याद रखना है। तो इससे बेसिकली किसको फायदा होने वाला है, जो आपका कृषि क्षेत्र है, सूक्ष्म लघु उद्योग है, मध्यम उपक्रम है, एमएसएमई है, वो सारे क्षेत्रों को लाभ अच्छा पहुंचेगा इसमें। ठीक है, तो इससे लाभ क्या होगा, एक बार मैं काउंट करो बता देता हूं पॉइंट आपको। देखिए, तो इस प्लेटफॉर्म में विभिन्न सेवा प्रदाताओं से कर्जदाताओं तक डिजिटल सूचना आबाद और सहमति आधारित प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा, और इसके तहत जो है विभिन्न सूचनाओं तक हम डिजिटल पहुंच सुनिश्चित कर सकेंगे। कर्जदाताओं को जो कर्ज प्रोवाइड कराएंगे, जो लोन देंगे, तो संभावित जो कर्जदार हैं, ऋण पात्रता उसके बारे में सही जानकारी मिल सके, व्यक्ति के बारे में सही जानकारी मिल सके, क्योंकि इसमें पूरा डिजिटाइजेशन की जा रही है, लैंड रिकॉर्ड है, व्यक्ति के बारे में जानकारी है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो सारा चीज़ इसमें रहेगा। तो एक तरह से अपने पास कंप्लीट डेटा रहेगा जो भी लोन ले रहा है, तो इसमें क्या है, डेप्ट जो है वो नुकसान होने का चांस कम रहेगा ना, हमको लोन जो है उसके भी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी आपके पास रहेगी, तो इसमें डूबने का खतरा कम रहेगा, जोखिम कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऋण मंजूरी और वितरण में जो लगने वाला समय है और कागजी कार्यवाही करने में जो समय लगता है, वो सब पिचकाट से हम बच सकते हैं इससे।
ठीक है। और क्या हो सकता है, ऋण की अबाध आपूर्ति और बिना गहन दस्तावेजीकरण के सहजता से काम होने वाले कर्जदारों और करदाताओं दोनों को लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सारा चीज डिजिटाइज्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा दस्तावेज परीक्षण ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ क्या होगा, सूक्ष्म जो उपक्रम है उसको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसके तहत जो एल्गोरिदम और नए एपीआई सिस्टम जो है ये सब इसमें लागू किया जाएगा। मतलब एक कंप्लीट न्यू जो वे है, नया अभी जो सूचना और संचार तंत्र में जो नई नई तरक्कियाँ हुई है, नई प्रौद्योगिकी है, वो सब का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हम एकदम बेहतर और एकदम एडवांस लेवल पे हम इस चीज़ को कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही जैसे मैंने बताया, जमीन के रिकॉर्ड, जियो लोकेशन टैगिंग होगा, डिजिटल सिग्नेचर है ना, डिजिटल छाप की ट्रैकिंग होगी, कर्जदार के ऋण पात्रता के संकेत मिलेंगे। तो ये सारी जो है इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए, मैं आपको इसमें रिलेटेड कुछ डेटा ही बताना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे कि ऐसे आंकड़ों को आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, खासकर यूपीएससी के। तो देखिए, इसमें जैसे क्या है कि एमएसएमई जो इंडस्ट्री है तो उस तक ऋण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अगर देखा जाए, क्रेडिट कार्ड है तो 14% और 11% तक ही है इसमें, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस संबंध में क्या है, यूएलआई जो है करदाता और उपभोक्ता के तमाम वित्तीय और गैर वित्तीय आंकड़े मुहैया कराएगा और डिजिटल ढंग से जो है हमको कर्ज देना जो है संभव हो पाएगा। ठीक, बीते साल की बात करें 2021-2022 के दौर पे, तो उस टाइम न्यू टू क्रेडिट है ना, नया ऋण लेने वालों की संख्या कितनी थी, 6.6 करोड़ थी। ठीक है, न्यू टू क्रेडिट जो है नए लोन लेने वालों की संख्या जो है 6.6 करोड़ थी। ठीक, तो एक तरह से ये है। तो अभी मार्केट में क्या इशू है, देखिए कि ऋण की मांग और आपूर्ति दोनों के बीच एक गैप है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच गैप है। तो इस गैप को पाटने के लिए क्या है, हमने यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लाया है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए गैप क्यों बना हुआ मार्केट में, कर्जदारों को जो ऋण जो है कर्जदारों का, वो जोखिम प्रोफाइल कई जो देते हैं, लोन वोन चुकाते नहीं है, तो उनसे क्या है, उसमें जोखिम बना रहता है ना। अब जोखिम के आकलन के लिए भी पर्याप्त आंकड़े नहीं है हमारे पास, है ना, डेटा नहीं है। सेवा जो है सर्विस की भी, उसकी भी बहुत लागत उच्च है, जियो टैगिंग ये सब कराएंगे और बहुत सारी चीज़ें, तो डिजिटाइजेशन ये सब प्रोसेस है, तो उसमें काफ़ी लागत आपकी बढ़ जाएगी, सर्विस कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब के कारण मार्केट में गैप बना हुआ है। अच्छा, बैंकों में भी देखेंगे तो बैंकों में भी जो है जमा और जो है मांग, उसके बीच भी गैप है ना। तो बैंकों को जो है जमा जुटाने की ज़रूरत है, ताकि तभी तो जब जुटाएंगे रकम तभी तो वो लोन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बैंकों को जो है जमा जुटाने की ज़रूरत है, तभी वे मजबूत ऋण वृद्धि कर सकने में बरकरार रख सकेंगे। ठीक है, तो बैंक तंत्र में क्या है, ऋण और जमा वृद्धि के बीच जो है वो भारी अंतराल है। जमा वृद्धि कुछ समय से ऋण वृद्धि के पीछे चल रही है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। तो कंक्लूजन के रूप में हम क्या बोल सकते हैं कि डिजिटल ऋण जो है उद्योग मजबूत वृद्धि की ओर अग्रसर कर सकता है, शासन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। डीपीआई आप जान रहे होंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है, तो ये सब का क्रियान्वयन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक बार क्रियान्वयन होने के बाद इसमें इतनी क्षमता है कि यह जो है ऋण के परिदृश्य को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की तरह यूनिवर्सल तक कर देगा, एकदम आम हो जाएगा फिर ये वाली जो बात है। ठीक है, तो यूपीआई से डिजिटल भुगतान जैसे क्रांतिकारी बदलाव आया था, वैसे ही लोन के क्षेत्र में जो है क्रांतिकारी बदलाव अपने को देखने को मिल जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। ठीक, और छोटी कंपनियां जो है निवेश बढ़ाने के लिए, आमतौर पर घरेलू बचत गति देने के लिए और एक विकसित भारत के लिए जो है ऋण बाजार की हमें आवश्यकता है, ताकि हम अपना विकसित देश जो हमारा संकल्पना है 2047 तक, तो वो वाले लक्ष्य को हम भी प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।